दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लकड़ी की जादुई परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। छुट्टियों का दिन था। छुट्टियाँ मनाने के लिए रागिनी अपनी नानी के घर आई हुई थी। रागिनी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे ना तो भूख लगी है और ना कुछ चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए देखो ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ बेटा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सारे बेकार खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए रागिनी सारे खिलौनों को बाहर फेंक देती है। ये देखकर रागिनी की नानी को बहुत बुरा लगता है। पर आप तो जानते ही हैं ना कि नानी कैसी होती हैं। अपने नाती नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कैसे भी करके अपनी नातिन को खुश रखती हैं। रागिनी की नानी स्टोर रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगती हैं। ढूंढते हुए नानी को एक लकड़ी की परी मिली। वो रागिनी को दिखाते हुए बोलती हैं, ये देखो मेरी प्यारी रागिनी गुड़िया बेटी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा लाडो, ये तो लकड़ी की है, पर इसके पास जादुई छड़ी है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए रागिनी लकड़ी की परी की गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर उससे बोलती है, लकड़ी की परी, तुम अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम भी मेरे किसी काम की नहीं हो। ऐसा कहकर रागिनी लकड़ी की परी को घर से बाहर फेंक देती है। रात का समय हो चुका था। रागिनी अपने कमरे में सो रही होती है। जैसे ही चांद की रोशनी लकड़ी की परी के ऊपर पड़ती है, तभी लकड़ी की परी में जान आ जाती है और परी बोलती है, अरे मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, मेरी छड़ी तो रागिनी के कमरे में है। मैं जाकर जल्दी से उसे ले आती हूँ। फिर छोटी सी परी जल्दी से रागिनी के कमरे में आ जाती है और अपनी छड़ी को टेबल पर रखे हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी जैसे ही टेबल के पास पहुँचती है, तभी रागिनी की आँख खुल जाती है। तभी रागिनी बोलती है, क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देखकर परी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो छोटी होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। तभी रागिनी परी को अपने हाथों पर उठा लेती है। छोड़ दो मुझे जाने दो। इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि तुम तो मेरा खिलौना हो, पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था। तुम एक बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे सूरज उगने से पहले उस चुड़ैल के महल पहुंचना ही होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो चुड़ैल मेरे परी लोग को बर्बाद कर देगी। मैं परियों की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मुझे श्राप देकर लकड़ी की परी में बदल दिया था। क्या सच में तुम परियों की राजकुमारी हो? तभी परी ने बताते हुए कहा, हाँ, चुड़ैल मेरा रूप लेकर मेरे यहाँ रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद रानी माँ उसे अपनी परी लोग की रानी बना देंगी। फिर उसे जादुई मणि सौंप देंगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परी लोक में किसी को नहीं पता है। उस दुष्ट चुड़ैल की एक नेक दरिया दिल बहन है। उससे मेरा दुख देखा नहीं गया। उसने मुझे बताया
कि पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, मुझमें प्राण आ जाएंगे और मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया। दुष्ट चुड़ैल की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उसने हवेली के अंदर कांच की बोतल में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे उस दिल को नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगी। मुझे जाने दो, सुबह होने से पहले मुझे चुड़ैल की हवेली पहुंचना है। रागिनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? पर वहाँ बहुत खतरा है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो चलें। मुझे मेरी छड़ी तो दो। रागिनी ने परी को उसकी जादुई छड़ी दी। परी ने छड़ी को जैसे ही अपने हाथों में लिया, तभी चमकते हुए परी के पंख निकल आए। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी रागिनी को अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच चुड़ैल की हवेली थी। अचानक से बिजली खड़खड़ाने लगी और बारिश होने लगी। ये देखकर परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं बारिश में तुम्हें अपने साथ उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तभी अचानक रागिनी की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो एक नाव। हम जल्दी से हवेली में पहुंच सकते हैं। चलो जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। क्या तुम्हें नाव चलाना आता है? उसके बाद परी और रागिनी दोनों नाव में बैठ गए। रागिनी बड़ी बहादुरी के साथ नाव को महल के पास ले जाती है। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्हें एक बड़े दांतों वाला राक्षस दिखाई दिया। राक्षस तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला करना चाहा, तभी रागिनी बीच में आ गई और तभी रागिनी ने राक्षस के सर पर एक मोटे डंडे से वार कर दिया। लड़की, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मैं पहले तुम्हें ही ऊपर पहुंचा देता हूँ। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं परी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर चुड़ैल का दिल ढूंढ लिया। परी ने फौरन ही अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल का दिल नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगले दिन जब सूरज निकला, रागिनी ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली में थी परी के साथ। मैं यहाँ कैसे और कब आ गई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। रागिनी ऐसा सोचकर बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रागिनी की नानी आ जाती है और बोलती है, रागिनी मेरी बच्ची, तुम उठ गई। बिस्तर से उठते ही रागिनी दौड़कर अपनी नानी के गले लग जाती है। नानी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अब मैं आपके साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करूँगी और मैं आपके सारे दिए हुए खिलौनों को बहुत प्यार से रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो मेरी बच्ची। उस दिन के बाद से रागिनी का जिद्दी वाला स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो अपनी नानी के साथ और सारे खिलौनों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी और अपनी नानी के दिए हुए सारे खिलौनों को संभाल कर रखने लगी। बहुत समय पहले की बात है।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्रुति अपने पिता दिनेश और अपनी माँ शालिनी के साथ हंसी खुशी से रहती थी। श्रुति के माता पिता श्रुति से बहुत प्यार करते थे और उसके पिता मेहनत करके अपना और पूरे घर का खर्चा उठाया करते थे। श्रुति के पिता दिनेश एक टैक्सी ड्राइवर थे और श्रुति की माँ शालिनी घर में ही रहकर घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह श्रुति, जल्दी से अपने पापा के लिए नाश्ता बना दे, उन्हें काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा कर आ रही हूँ और पापा तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करें, बेचारे दिन रात टैक्सी चलाते हैं, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रुति के पिता जाग जाते हैं और शालिनी को पुकारने लगते हैं। शालिनी, ओ शालिनी, जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, मुझे 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारी मिल जाएगी। अरे जी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए, तब तक श्रुति आपके लिए नाश्ता बना देगी। भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना बोले ही तुम सारा काम पहले से ही करके रखती हो। अरे नहीं जी, आप भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो मेरा तो इतना फर्ज बनता ही है। हाँ शालिनी, बस श्रुति बेटी की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। इतने में श्रुति वहाँ आ जाती है। क्या पापा, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, मेरी प्यारी बिटिया के लिए कहीं न कहीं से मैं इंतजाम कर ही लूँगा। श्रुति मुंह लटकाकर किचन में पापा के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। शालिनी, मैंने श्रुति के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम में उससे घर जाकर बात कर लूँगा। आपको जैसा ठीक लगे, अब सब कुछ आप ही को तो करना है। श्रुति के पिता नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही श्रुति के पिता लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं श्रुति का पापा हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ, आइए आइए भाई साहब, बैठिए और सुनाइए, घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप श्रुति को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही आपके घर लड़की देखने आ जाएंगे। उसके बाद श्रुति के पापा वापस अपने घर आ जाते हैं। शालिनी, अरे ओ शालिनी, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शालिनी, कल लड़के वाले श्रुति को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में सभी जुट जाते हैं। अरे श्रुति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले श्रुति को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलते रहता है। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, हमें श्रुति जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई, तो अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधन जी, वो दहेज। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? श्रुति हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से ठीक 3 दिन पहले श्रुति के पापा शालिनी से कहते हैं, शालिनी, मैंने लगभग सारी तैयारी पूरी कर दी है, पर मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं।
और श्रुति के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा श्रुति के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं। अरे जी, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। श्रुति के पिता अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते हैं, पर कोई भी उन्हें पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाते हैं और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो बेटा? अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रुति के पिता उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। अरे कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ और उस रास्ते पर भेष बदलकर मैं सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, लेकिन शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे दें तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिनेश के इतना बोलते ही परी अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करके श्रुति के पिता को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति के पिता वो लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और सारी बात श्रुति और शालिनी को बताते हैं। दिनेश के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन श्रुति वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही श्रुति पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ आ जाती हैं और सारा घर बहुत सुंदर सा सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयाँ और खाने प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बारात आ जाती है और बहुत धूमधाम से श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल में श्रुति को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर दुल्हन और उसका लहंगा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में श्रुति उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही यमी खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना टेस्टी खाना बनाया है तुमने। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। उस दिन के बाद श्रुति अपने जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब श्रुति अपने ससुराल में सबकी लाडली बन गई थी। इसलिए श्रुति की नंद सूजी उससे जलने लगती है। एक दिन मौका लगते ही श्रुति की नंद श्रुति के कमरे में पहुंच जाती है। आज इसकी सभी साड़ियाँ और सूट फाड़ देती हूँ। इसे मजा चखाना ही होगा। बहुत सबकी लाडली बनी फिरती है ना। सूजी जैसे ही श्रुति की अलमारी खोलती है, उसे श्रुति का जादुई लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। श्रुति की नंद जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। श्रुति की नंद उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो कभी भी श्रुति के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से श्रुति खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है और गरीबों में दान भी करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।